नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज एक बार फिर हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत और चीन के रिश्तों की कहानी पर। आज हम बात करेंगे। और क्या अब ऐसा लगता है कि अब देश जो आपस में लड़ाई होगी वो साइबर स्पेस में ज्यादा होगी? क्यों चीन दूसरे देशों के साइबर स्पेस में घुसकर उनके महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की ताक में लगा है? क्यों जरूरी है कि हम अपनी एविएशन, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, फाइनेंस, बैंकिंग, सभी जरूरी सेवाओं के जो आईटी सिस्टम है उसको दुश्मन के साइबर हमलों से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें करें, उपाय करें? और साथ ही डिप्लोमेटिक लेवल पर अगर बात करें तो गलवान के बाद जो जून 2020 में गलवान में संघर्ष हुआ, उसके बाद ऐसा क्यों देखा गया कि भारत में कई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमले हुए? और ये कितना संभव है कि चीन भारत की सीमा पर आंखें दिखाए, झड़प करे और हम उससे आर्थिक और डिप्लोमेटिक संबंध बनाए रखें, सामान्य संबंध हो? तो ऐसे में हम कितनी ये मुमकिन है कि जो चीन है वो सीमा पर हमसे संबंध अच्छे ना रखे, झड़प करे, आंखें दिखाए और वो ये उम्मीद करे कि डिप्लोमेटिक संबंध सामान्य हो, ट्रेड रिलेशन सामान्य हो? जाहिर तौर पर ऐसा संभव नहीं होता। इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ रंजीत जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रंजीत कुमार जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो रंजीत जी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के हिंदी अखबार नवभारत टाइम्स के डिप्लोमेटिक एडिटर रह चुके हैं। रंजीत जी, आपसे समझना चाहेंगे कि मुंबई पर जो साइबर अटैक हुआ, साइबर हमला हुआ, जिसमें कि कहा जाता है कि बिजली कई घंटों तक ठप रही, कई इलाकों में पूरे दिन के लिए भी रही, उसका रेलवे पर असर पड़ा, वहाँ के इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसका असर पड़ा, हेल्थ पर सीधा सीधा असर पड़ा। तो ऐसे में अब क्या लगता है कि जो लड़ाइयाँ हैं दो देशों के बीच में है वो ज्यादा साइबर स्पेस में लड़ी जा रही हैं और चीन कहीं ना कहीं दूसरे देशों को उनके साइबर स्पेस में घुसकर एक सबक सिखाने की कोशिश में लगा है, ताक में लगा है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की ताक में लगा है? देखिए, विज्ञान और तकनीक के आधुनिक युग के मौजूदा दौर में जो बड़े देश हैं वो युद्ध की नई नई तकनीक हासिल कर रहे हैं। ऐसी तकनीक हासिल कर रहे हैं जिससे वो दुश्मन देश की सारी जनजीवन को तबाह कर सकते हैं, पंगु कर सकते हैं। इसमें चीन जिस तरह से साइबर वारफेयर की टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है, ये अगली पीढ़ी की युद्ध तकनीक कह सकते हैं, इसे नेक्स्ट जनरेशन वारफेयर टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, जिसमें चीन पारंगत होने की कोशिश कर रहा है। चीन की जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है उसने साइबर बैरियर्स खड़े किए हैं, साइबर योद्धाओं की टीम खड़ी कर दी है, ताकि जिस देश के साथ तनाव का माहौल बने उस देश को सबक सिखाने के लिए उस पर साइबर हमले किए जाएं। देखिए, साइबर हमले जो होते हैं वो अदृश्य होते हैं, उसका स्रोत पता नहीं चलता है। स्रोत काफी बाद में पता चलता है, लेकिन जब पता चलता है उसके पहले जो प्रतिद्वंदी देश है उनका काफी नुकसान हो चुका होता है। देखिए, चीन ने जिस तरह से पिछले साल अक्टूबर में मुंबई शहर पर हमला किया, साइबर हमला किया, उसने एक बानगी दिखाई अपनी तकनीक की क्षमता की, कि यदि चीन के साथ तनाव और बढ़ाया तो चीन किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये जो साइबर वारफेयर की टेक्नोलॉजी है वो नेक्स्ट जनरेशन की वारफेयर टेक्नोलॉजी है। इसमें दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ती। दो देशों के बीच जब युद्ध होता है तो दिखाई नहीं पड़ता। ये जमीनी या हवाई युद्ध नहीं होते, बल्कि अदृश्य युद्ध होते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम्स के जरिए उनके तंत्र में घुसपैठ करके हमले किए जाते हैं। उनके जो मौलिक कोड्स होते हैं उसके भीतर घुसपैठ करके उसमें कीटाणुओं को घुसा करके, मैलवेयर घुसा करके उन्हें डिस्टर्ब कर दिया जाता है और पूरी तंत्र को तबाह कर दिया जाता है। तो ये जो साइबर वारफेयर की टेक्नोलॉजी है, चीन इसमें पारंगत होता जा रहा है। इसी की बानगी पिछले साल 13 अक्टूबर को मुंबई पर साइबर अटैक करके चीन ने दिखाई थी कि वह भारत को किस तरह से तबाह कर सकता है। देखिए, पूर्वी लद्दाख के जो सीमांत क्षेत्र हैं जहां पर चीन की सेना ने अतिक्रमण किया हुआ है, 1 साल से अधिक वक्त बीत चुके हैं। भारत की सेना जो है चीन के सामने झुकने को तैयार नहीं है। भारत का राजनीतिक नेतृत्व चीन के सामने झुकने को तैयार नहीं।
तो चीन अब सैनिक तरीके से नहीं बल्कि साइबर तकनीक के जरिए भारत को झुकाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी बानगी चीन बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा है। जी।